के आगे सभी बैट्समैन फीके पड़ते हैं। ऐसे शब्दों के जादूगर माननीय इम्तियाज जलील साहब को मैं विनती करती हूं कि आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें। हमारे बड़े भाई बाड़ा साहेब अम्बेडकर जी, स्टेज पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, बाड़ा साहब जी मेरे बाजू बैठकर ये कह रहे थे आज सर्दी बहुत है। मैंने कहा एक 5 मिनट दे दीजिएगा, सबको गर्म करके दे दो। आज एक ऐतिहासिक सभा को हम देख रहे हैं। इस देश के अंदर हमें इज्जत से जीने का हक अगर किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है। और अगर इस देश के अंदर हमारी सत्ता कैसे आ सकती है और उसी इज्जत के साथ कैसे जिया जा सकता है, उस रास्ते के ऊपर निकले उनके नातू बाड़ा साहब अम्बेडकर जी अब हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमने इस सफ़र की शुरुआत औरंगाबाद के उस जबिंदा लॉन से की थी, जहां पर बाड़ा साहब अम्बेडकर जी और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक साथ आए। आज जब मैं नासिक आया तो मुझे कुछ मीडिया वालों ने पूछा, क्या बात है असद साहब नज़र नहीं आ रहे, कुछ हो गया क्या? मैंने कहा हाँ हो गया। बोले खबर चला दे। मैंने कहा चला दो। क्या हुआ? मैं बोला बाड़ा साहेब और असद साहब के बीच में प्यार हो गया। ये कोशिश हो रही है जब से औरंगाबाद की सभा के बाद जहां जहां पर भी वंचित बहुजन आघाड़ी की सभा हो रही है, जहां जितने भी वंचित समाज के लोग हैं वो एक साथ मिलकर आ रहे, तो यकीनन आज महाराष्ट्र की सियासत के अंदर एक भूचाल आ गया है। लोग कभी ये सोचते नहीं थे कि कभी दलित समाज, कभी बहुजन, कभी मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकता है, लेकिन आज अगर वो आया है तो इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है, जिसके पीछे आज इस राज्य का पूरा मुसलमान, पूरा दलित, पूरा बहुजन खड़ा हुआ है, उस शख्स का नाम है बाड़ा साहेब अम्बेडकर। दोस्तों, आज इस राज्य के अंदर कैसी कैसी कोशिशें हो रही है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी तरह से ये वंचित बहुजन आघाड़ी को तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए या खत्म किया जाए। हम आज नासिक की जनता की तरफ से, नासिक की हमारी माएं, बहनें, बुजुर्गों और नौजवानों की तरफ से एक बात कहना चाहते हैं। 70 साल से तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 70 साल से तुमने हमारा इस्तेमाल किए, हमें रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी आवाम है, ये जनता है, इनका काम सिर्फ इतना है कि वोट हमें देते रहना, सत्ता में जाकर वो बैठे रहेंगे। बस हम लोग यही करते आए हैं। जब भी चुनाव आया तो हमको गैरों ने नहीं हराया। अगर दलितों की राजनीति इस राज्य के अंदर खत्म हुई है तो इसके लिए कोई दलित, कोई गैर जिम्मेदार नहीं है। अगर जिम्मेदार है तो हमारे ही अंदर वो दलाल लोग हैं जिन्होंने हमें बांटने का काम किया है। मुसलमानों की राजनीति अगर खत्म हुई है तो किसी गैरों की वजह से नहीं हुई है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है। यही हाल वंचितों का है, बहुजनों का है।
लेकिन हमने एक वादा किया है और आपको भी एक वादा करना होगा। अगर इस सभा के अंदर हम आए हैं, अगर बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले हैं, तो एक बात तय कर लेना कि इस राज्य के अंदर सिर्फ एक आवाज गूंजेगी और वो आवाज होगी बाबा साहेब अंबेडकर जी की आवाज होगी। वो आवाज अगर हमें आदेश देगी उठो तो तुम्हें उठना पड़ेगा, बैठो तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। अगर ये कर सके तब जाकर हमको पूरा यकीन है 2019 में विधानसभा के अंदर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने अलग अलग रंगों के झंडों को देखा है, लेकिन 2019 के अंदर विधानसभा के ऊपर नीला, हरा और पीला झंडा हमारा लहराएगा। लेकिन ये महज इस तरह के जलसे सजाकर क्या ये मुमकिन होगा? तो नहीं मेरे भाइयों, ये आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों के बीच जाना होगा और लोगों को ये बताना होगा कि आज जिस बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस मुल्क को एक ताकत बनाने का जो काम किया था अपने संविधान के जरिए, उसी बाबा साहब अंबेडकर जी के नातू को हराने के लिए कैसे कैसे साजिशें और कैसे कैसे षड्यंत्र खेले गए थे। क्या यह सच्चाई नहीं है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी जब चुनाव में खड़े थे तो उन्हें हराने के लिए तमाम वो कांग्रेसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता एक साथ आ गए थे। उन्हें यह मालूम था कि अगर बाबा साहेब अंबेडकर जी अगर लोगों के बीच से चुनकर आएंगे तो एक बहुत बड़े नेता हो जाएंगे, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा होना। इसीलिए बाबा साहेब के अगेंस्ट में कांग्रेस ने एक मुसलमान को खड़ा किया। वो जानते थे कि ना तो मुसलमान जीतेगा ना बाबा साहेब जीतेंगे, वो दोनों को हराना चाहते थे। लेकिन मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मेरी पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से मैं बाबा साहब को एक वचन देता हूं, आप महाराष्ट्र की किसी भी सीट के ऊपर हाथ रखिए, इंशाल्लाह आपको जिताने की जिम्मेदारी हमारे मुसलमानों की रहेगी। हम ये जिम्मेदारी उठाएंगे। इसीलिए दोस्तों कि हमने हर खेल को देखा है कि कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं। सरकार अभी किसकी है? केंद्र में सरकार जिसकी है वो समझते हैं कि हम जिंदगी भर के लिए अब सत्ता में आ गए ना। मोदी साहब 2014 से पहले आप क्या थे? क्या बेचते थे? आप चाय बेचते थे। बड़े गर्व से कहते हैं मैं चाय वाला हूं। आज तक कोई आदमी ऐसा मिला नहीं है जिसने ये बोला इनके हाथ की मैंने चाय पिया। कहां बेचते थे हमको पता नहीं। लेकिन मोदी साहब अगर दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, बहुजनों के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो 2019 के बाद क्या होगा? इन्होंने तो वादा किए थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं बाबा साहेब से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बाबा साहेब 2 करोड़ तो नहीं, आपकी सत्ता और हमारी सत्ता जब आ जाएगी 2 लोगों को नौकरियां जरूर देना।
हो सकता है कि 2019 के बाद नासिक के रेलवे स्टेशन के ऊपर आपको एक साहब मिलेंगे। मित्रों, चाय चाय चाय। और अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी सोच कैसी रहती है देखिए कि नौकरियां तो गई, पढ़े लिखे लड़कों से कह रहे कि पकोड़े तलो। एक नौकरी तो हो गई मोदी साहब, तुम्हारी सरकार 2 ही लोग चला रहे हैं, एक तुम है, एक अमित शाह है। तुम चाय बेच लेना अमित शाह साहब, पकोड़े पकोड़े पकोड़े, यही काम के लिए ये रह जाएंगे। मेरे भाई, आज महाराष्ट्र के अंदर ये कांग्रेस वाले, ये राष्ट्रवादी, ये भाजपा, ये सेना, सभी लोग इस कोशिश के अंदर लगे हैं। भाजपा सेना सोचती है कि कहीं कांग्रेस राष्ट्रवादी आ गई तो चल जाएगा, कांग्रेस वाले सोचते हैं सेना आ गई चल जाएगा, राष्ट्रवादी सोचती है भाजपा आ जाए चलेगा। लेकिन चारों के चारों सोचते हैं कि अंबेडकर जी के नेतृत्व के अंदर अगर लोग जीत कर आ गए तो अपनी तो दुकानें और अपने धंधे बंद हो जाएंगे। लेकिन जनता है, जनता किसको कैसा बनाती है ये अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे भाई, पिछले 4 साल 8 महीने हो गए हैं सरकार को बने हुए। क्या क्या वादे किए थे सत्ता में आने से पहले? 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिली? मिली? घंटा। बेरोजगारी खत्म करेंगे, करे? घंटा। 15 लाख रुपए हर रोज मेरी बीवी सुबह नींद में से उठती है और पूछती है आए क्या 15 लाख रुपए? मैं बोलता घंटा। बोले ब्लैक मनी लेकर आएंगे, ब्लैक मनी जो विदेशों के अंदर है वो लेकर आएंगे। ब्लैक मनी तो लाना बहुत दूर की बात। विजय मल्ल्या साहब 9,000 करोड़ रुपए हमारा व्हाइट मनी लेकर भुर्र। नीरव मोदी साहब 11,000 करोड़ रुपए हमारा व्हाइट मनी लेके भुर्र। सवाल यह है कि इतना सब होने के बावजूद 4 साल 8 महीने के बाद मोदी साहब को और भाजपा को यह ख्याल आया और अभी अभी लोकसभा के अंदर एक बिल पास किया कि गोर गरिबांसाठी आम्ही 10% रिजर्वेशन देता है। 4 साल 8 महीने किसके लिए काम किए? तो यही ललित मोदी, यही विजय मल्ल्या, यही नीरव मोदी, यही अंबानी, यही अडानी। 3 राज्यों के अंदर हार क्या हुई? और ऐसी हार हुई कि दोबारा ये सोचेंगे कि किससे पंगा लिए थे। तेलंगाना के अंदर 119 सीटें थी, भाजपा ने 119 सीटें तेलंगाना के अंदर लड़ी। MIM ने वहां पर 8 सीटें लड़ी थी। 8 में से हमने कितने जीते? तो हमने 7 जीते, 1 हारे। भाजपा ने कितनी सीटें लड़ी थी वहां पर? 119। जीते कितने? 1। 119 में से सिर्फ 1 जीते। हकीकत यह है कि अब घर वापसी का उनका वक्त आ रहा है। हमें बार बार कहते थे घर वापसी के बारे में, अब उनका वक्त आ रहा है। मैं आप लोगों से सिर्फ मेरे भाइयों इतनी इल्तिजा करना चाह रहा हूं कि हमने ये वादा किए हैं, ये कोशिशें जारी है
हमसे बार बार यह पूछा जाता है कि आप सही में बाबा साहेब अंबेडकर जी के साथ है। कुछ हमसे पूछते हैं, आपको लगता है कि बाबा साहब आपके साथ है? हमने कहा कि हमने बाबा साहब के साथ जो रिश्ता बनाया है वो राजनीतिक रिश्ता नहीं बनाया है। बाबा साहेब अंबेडकर जी इम्तियाज जलील के लिए भी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए भी हमारे बड़े भाई है ये, और हम अपने बड़े भाई का आदेश पूरी तरह से मानेंगे। बाबा साहेब हमें हुक्म दे, उस हुक्म की पूरी तरह से ताबीर होगी। हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं, ये आपको कमज़ोर करने की जो कोशिश होगी, आपको तोड़ने की और बिखेरने की जो कोशिश होगी, उसे नाकामयाब करना ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। मुझे मालूम है आप लोगों को बाबा साहेब को सुनना है, इसीलिए मैं आपके बीच ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय मीम, जय भीम, जय मल्हार। धन्यवाद साहेब. सत्ता संपादनाची ही लढाई बाळासाहेबांनी जिंकावी असं मला वाटतं. होय, माझी साथ फक्त बाळासाहेबांना, आणि तुमची ही लढाई जर बाळासाहेबांनी जिंकावी असं वाटत असेल तर या स्क्रीनवर एक नंबर येत आहे, तो नंबर तुम्ही लक्षात ठेवा.